हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। मैं सुभाष कुमार आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, 3 केसेज हमने पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में, जिसमें कि हम वर्टिकल के केस में हमने क्या किया था कि F इक्वल टू रो जी ए एच बार और H स्टार दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर F इजिकल टू रो जी ए एच बार आया था, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार इजिकल टू H बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार आया था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा केस जो हमने लिया था, ये वर्टिकली सबमर्ज्ड, पहला केस था जो वर्टिकली सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस का था, प्लेन सरफेस। दूसरा जो हमारा था केस वो था हॉरिजॉन्टली सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस। तो इस केस में हमने F इजिकल टू हमारा सेम ही आया था, F इजिकल टू आया था रो जी ए एच बार एंड H स्टार इजिकल टू H बार आया था। और थर्ड जो केस था हमारा इंक्लाइंड सरफेस के लिए था। तो इंक्लाइंड सरफेस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, और तीसरे केस में क्या था हमारा, F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार ही आया था, रो जी ए एच बार एंड H स्टार इज इक्वल टू आया था हमारा H बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा क्या था तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था, और आई जी तीनों केस में आई जी क्या था हमारा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे हम लोग कि डिफरेंट सेक्शन जो होते हैं उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। एक्चुअली सीखेंगे नहीं, हमारे प्री डिफाइंड फार्मूले हैं जो कि हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वहीं 2-3 सरफेस है जिनको कि हम देख लेंगे जो कि बराबर यूज़ में आएंगे। तो पहला जो केस आएगा इसमें वो पहला होगा इंक्लाइंड और ट्रायंगुलर सेक्शन। तो ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में क्या होता है हमारा कि जो शेप होगा हमारे सेक्शन का वो ऐसा होगा जिसमें कि ये विड्थ होगा B और ये हाइट होता है, ठीक है, ये होगा H के बराबर। तो इस केस में हमारा देखिए यहाँ पे कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। एक तो एरिया इंपॉर्टेंट है, तो एरिया हम लोग निकालना सीखेंगे। तो A इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू एच होता है, B इंटू एच। उसके बाद हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम बात करेंगे वर्टिकली ये ट्रायंगुलर सेक्शन की, तो ट्रायंगुलर सेक्शन में हमेशा ये जो CG होता है और दैट इज G पॉइंट होता है हमारा, वो ये G पॉइंट h/3 पे होता है, ठीक है। ये हमेशा h/3 पे होगा, ठीक है। और अगर इस एक्सिस को हम लोग x एक्सिस मानते हैं तो IG इज इक्वल टू आई XX बोल सकते हैं, इज इक्वल टू होगा हमारा BH/36। अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और दैट इज़ कि अगर इस एक्सिस को हम फर्दर एक्सटेंड करें और इसको हम लोग BB मानते हैं, ठीक है,
एक्सिस बी बी मानते हैं, तो आई बी बी इजकल टू, तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी जी, दैट इज आई जी, ठीक है, आई जी प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर, जहाँ पे वाई क्या था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस थी उस एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h/3 है, तो हम यहाँ पे आई जी इक्वल टू लिखेंगे BH/36 प्लस एरिया होगी BH/2 प्लस y की वैल्यू इंटू y की वैल्यू होगी हमारी h/3 और इसका होगा स्क्वायर। तो अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो h²/9 होगा और 9 दूनी 18, तो BHQ डिवाइडेड बाई 36 प्लस BHQ डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो यहाँ से हम BHQ/18 कॉमन ले लें, BHQ/18 कॉमन ले ले तो होगा 1/2 + 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू BHQ/18 इंटू 3/2, इसको फर्दर हम काटते हैं तो 6 दूनी 12, तो मतलब BHQ/12 हमारा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस BB एक्सिस, मतलब जो बेस के अबाउट अगर कोई एक्सिस है जो कि पैरेलल टू एक्सिस है, तो उसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो ये BHQ/12 आएगा। तो ये हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन हुआ। अब अगर ये सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा तो उस केस में क्या होगा देखेंगे हम लोग। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन देखते हैं, दूसरा केस होगा हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मान लेते कोई सेक्शन ऐसा है जो कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये इसके विड्थ हो गई b और इसकी हाइट या डेप्थ बोल सकते हो, तो ये हो गई d, ठीक है। तो यहाँ पे अगर g मानते हैं तो g हमेशा मिड पॉइंट से, इसमें रेक्टेंगल के केस में जो g होगा वो हमेशा मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा, मतलब कि अगर y जो होगा y = d/2 होगा, जो कि ये बेस से, दैट इज़ अगर इस एक्सिस को BB मानते हैं तो इससे डिस्टेंस होगा इस बेस से यहाँ तक की डिस्टेंस d/2 होगी, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना होगा, ये तो आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो, एरिया इक्वल टू तो B × D होगा। अगर IG की बात करते हैं तो IG कितना होगा, तो आपको याद होगा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो हमारा IG होता था, या फिर इसको IXX भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्सिस XX है हमारा, तो IXX भी बोल सकते हैं, और ये हमेशा होता है दैट इज़ BDQ/12 होता है, ठीक है। तो BDQ/12। अब अगर IBB एक्सिस के अबाउट I निकालना चाहें तो IBB इक्वल टू क्या करेंगे, तो वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे जिसमें कि IG + A × H² लिखेंगे, ठीक है, और A × Y² लिखेंगे, तो Y = D/2 है हमारा। तो IG की वैल्यू BDQ/12 IG की वैल्यू हुई, प्लस एरिया कितनी होगी, तो B × D इंटू Y की वैल्यू D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं, तो BDQ/12 प्लस BD × D², तो BDQ/4। फर्दर इसको और कैलकुलेट करना, तो BDQ/4 हम कॉमन ले लेते हैं, BDQ/4, तो ये होगा 1/3 + 1, ठीक है, यानी 4/3 आएगा। तो ये फर्दर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो BDQ/3 आएगा, ठीक है। तो ये अबाउट बेस हो जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस कितना आएगा, तो BDQ/3, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर सेक्शन, ठीक है।
तो सर्कुलर सेक्शन में देखते हैं। तो कोई सर्कुलर सेक्शन जिसकी डायमीटर डी होगी और ये पॉइंट जी है, ठीक है, जो जिससे कि एक्सिस जो पास कर रहा है वो एक्स एक्स एक्सिस है। तो अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया कितना आएगा, तो एरिया इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और आई जी अगर इसमें हम बात करते हैं, आई जी या फिर आई एक्स एक्स या फिर अगर आई वाई वाई भी बोले, ठीक है, वाई वाई इसको बोले, तो दोनों केस में सेम ही होगा, इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई डी 4/64 होता है, ठीक है। पाई डी, इसमें बेस के अबाउट कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। अब नेक्स्ट एक और सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है और उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो होता है ट्रेपेजॉइडल। Third one is trapezoidal. This is fourth one. तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा शेप का, ठीक है, ये डिस्टेंस हम a मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हम b मान लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये h के बराबर होगी, इसकी हाइट h के बराबर होगी। तो इसकी एरिया कितनी आएगी, तो हम जानते हैं कि इसका एरिया हमेशा सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, दैट इज a और b पैरेलल साइड है, तो a प्लस बी इंटू h/2 होता है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, यानी एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। तो ये इसका एरिया आएगा। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है दैट इज जी जी, सॉरी ये पॉइंट जी अगर मानते हैं तो जी, अगर ये जी मानते हैं और ये यहाँ से एक्सिस एक्सिस पास करता है, तो ये हमेशा y इज इक्वल टू जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस दैट इज y इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू h/3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस y की वैल्यू होगी। अगर इसमें आई जी इज इक्वल टू निकालते हैं, आई जी दैट इज़ कि आई एक्स एक्स भी इसको बोल सकते हैं, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस दैट इज सी जी, ठीक है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36a प्लस बी इंटू एच क्यू।
तो ये फार्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में अगर आप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बैठोगे तो फिर वो बहुत टाइम टेकिंग होगा और आपको क्वेश्चन पे बहुत टाइम देना होगा, तो वो बहुत रॉन्ग डिसीजन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो आप डायरेक्टली वैल्यू याद रखोगे जब भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेगा तो वहाँ पे आई जी इज इक्वल टू सिर्फ ये वैल्यू पुट करके आप बना सकते हो। वहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पंडित नहीं बनना है, ठीक है। मतलब कि आपको ये नहीं दिखाना कि सब्जेक्ट में मुझे बहुत नॉलेज है, आपको बस ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू आप याद रखोगे और उससे काम चला लोगे, ठीक है। तो अब इस पे हम कुछ केसेस देखते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में कौन कौन से केसेस होते हैं जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का यूज़ होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या सेंटर ऑफ प्रेशर का यूज़ जहाँ पे आता है। तो बेसिकली 3 केसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 केसेस क्या क्या आते हैं, इसके एप्लीकेशंस अगर देखोगे तो पहला एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टोटल प्रेशर एट सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसके अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो बेसिकली 3 एप्लीकेशन होते हैं। पहला होगा आपका डैम, दूसरा होगा स्लूइस गेट, और एक आता है लॉक गेट, ठीक है, लॉक गेट। और एक और आता है दैट इज़ 4th कह सकते हैं उसको, टैंक, या वाटर टैंक भी बोल सकते हो या टैंक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे केसेस में आपको और डैम पे प्रॉब्लम करने हैं, स्लूइस गेट पे प्रॉब्लम करने हैं, लॉक गेट पे आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको लॉक गेट पे नहीं करना और टैंक पे करना है। तो बेसिकली देख लेते हैं कि डैम होता कैसा है, और उसके केस में जब भी हमें डैम के प्रॉब्लम मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो अगर पहला जो देखते हैं डैम, तो फर्स्ट वन इज ये होता है हमारा डैम का केस, ठीक है। डैम के केस में ये जो पार्ट होता है वाटर से भरा होता है। अगर इसकी हाइट हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी हाइट कैपिटल H मान लेते हैं, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, या तो हाइट दिया रहेगा या फिर हाइट ही पूछा हो, कुछ और दिया हो, तो मे भी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली घुमा सकता है आपको। तो इसमें जो बेसिक बातें होती है डैम में, उसमें क्या होता है कि पहला जो कि ये जो जहाँ पे ये प्रेशर लगेगा, ठीक है, इस पॉइंट की हाइट हमेशा h/3 के बराबर होगी, ठीक है, ये हमेशा h/3 की बराबर होगी। अगर इसको F इक्वल टू, अगर इसको F मानते हैं, मतलब टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिस पॉइंट पे लगेगा वो बॉटम से h/3, और ये हाइट कितना होगा, तो h बार, ठीक है। तो h बार इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, तो h बार इक्वल टू हमेशा कितना आएगा, तो h/2 आएगा, ठीक है। h बार इक्वल टू, तो अगर इसमें F इक्वल टू हम देखेंगे तो F इक्वल टू ρg h बार होगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसकी विड्थ जो थी ऐसे, मतलब अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए इस डायरेक्शन में तो 1 मीटर है, ठीक है। ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है आपको विड्थ, और मतलब जरूरी नहीं है कि 1 ही मीटर हो, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा। तो हम मान के चले कि अगर 1 मीटर विड्थ हो तो एरिया कितनी हो जाएगी, A इक्वल टू
तो ये हाइट h है। अब देखोगे आप, मतलब इसको, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन है, जिससे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा सेक्शन है, इससे हमको कोई लेना देना। बेसिकली हमारा जो वाटर लग रहा है वो किस क्रॉस सेक्शन पे लगेगा। तो अगर हम इसको मतलब इधर से देखें, दैट इज़ इसको ऐसे देखें, ठीक है, इसको इस तरह से देखें, तो ये हमेशा क्या होगा कि ऐसे, मतलब ये हमेशा रिक्टेंगुलर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है वो रिक्टेंगुलर एरिया पे लग रहा है, ठीक है। ये रिक्टेंगुलर एरिया, तो रिक्टेंगुलर एरिया कितना होगा, दैट इज़, जैसे इसको हम ऐसे देखते हैं, ये रिक्टेंगुलर एरिया। तो अब अगर आप लोग इसको मैं घुमा के दिखाऊं तो एरिया कैसा रिक्टेंगुलर है, और जो वाटर प्रेशर लग रहा था इस एरिया पे लग रहा था। तो ऐसे जो लग रहा था, तो ये प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स आता है, ठीक है। प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया कितना होगा इसमें, तो B इंटू डी होगा, ठीक है। तो B इंटू डी यानी कि विड्थ इंटू डेप्थ। तो डेप्थ कितनी है, h है, और विड्थ कितनी हमने 1 मानी थी, तो h इंटू 1 होगा एरिया, ठीक है। एरिया अगर h इंटू 1 होगा, तो ये अब इसको हम फर्दर देखेंगे, तो h बार इजकल टू क्या होगा, तो इस हाइट का आधा इसका h बार होगा। दैट इज़ कि अगर ये इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा था, तो यहाँ से अगर h बार देखेंगे, ठीक है, तो h बार इस हाइट से आधा पे जाएगा, ठीक है। तो अगर ये टोटल हाइट h थी, तो h/2 पे इसका h बार आएगा, ठीक है। तो h बार इजकल टू h/2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे h बार इजकल टू h/2। तो F इजकल टू कितना आएगा, रो g इंटू ए की वैल्यू h, ठीक है। ए की वैल्यू h इंटू 1 इजकल टू h, और इंटू h बार की वैल्यू h/2, तो इजकल टू रो जी h²/2, ठीक है। सॉरी। तो ये हो जाएगा आपको इसका केस। अगर इसी में हम कोई पूछे कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर H* कैसे निकालेंगे, तो हम हमेशा जानते हैं H* इजकल टू IG प्लस H बार जानते हैं, ठीक है। IG प्लस H बार प्लस IG डिवाइडेड बाई AH बार, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो IG इस केस में कितना होगा, तो BD³/12 होता है IG, ठीक है। तो IG इज इक्वल टू BD³/12 हमने बताया था इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, तो 1 हमने मानना था कि विड्थ इसकी 1 है, तो 1 इंटू डेप्थ कितनी थी, तो h, तो BH³/1h³/12, ठीक है। तो ये h³/12 होगा IG की वैल्यू, एरिया और ये h बार ऑलरेडी हमें पता है, तो h बार इजकल टू h/2 प्लस IG की वैल्यू h³/12 डिवाइडेड बाई एरिया, यानी एरिया कितना था, तो h आया था हमारा, और ये h बार कितना है, इंटू h/2। तो ये 2 से ये 12 6 बार में कटेंगे, ठीक है। और एक h यहाँ पे, एक h यहाँ, h² हो गया, यहाँ पे HQ है, तो इसका पावर दो पावर खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, तो h बचेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू h/2 हम लिख सकते हैं, h/2 प्लस h/6, ठीक है। इसको फर्दर अगर कैलकुलेट करें तो h/2 कॉमन ले लेते हैं, और 1 + 1/3 दैट इज 4/3, तो h/2 इंटू 4/3, तो इजकल टू 2h/3। तो ये H* मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की H*, ये वैल्यू H* हमेशा आती थी, तो ये आई 2h/3। तो 2h/3 यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू h/3 होगी। ये मैंने पहले ही बताया था कि h/3 आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें, बेसिक बातें थी डैम के अबाउट। अब डैम को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो आप सबको पता होगा कि डैम कहाँ पे, तो एज अ रिजर्वायर, मतलब नदी पे जब भी कोई वाटर स्टोर करना हो किसी नदी पे या लेक पे, तो वहाँ पे हम डैम यूज़ करते हैं। और डैम के जो इस पार्ट में जो वाटर का पार्ट होता है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था डैम का। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा और दूसरा एग्जाम्पल वो है स्लूस गेट।
दूसरा एग्जाम्पल स्लूश गेट। तो स्लूश गेट का जब भी शेप होगा तो वो ऐसा होगा, ठीक है। ये पार्ट फिक्स होगा और यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लूश गेट, ठीक है। जनरली ये डैम में ही होता है स्लूश गेट, और डैम में जहाँ से पानी निकालते हैं उसी पार्ट को हम स्लूश गेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्लूश गेट, स्लूश गेट, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसके एक तरफ पानी का लेवल हाई होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जिधर को पानी छोड़ा जाता है उधर लेवल हमेशा लो होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेवल है वो H1 है, H1, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेवल H1 है इस ग्राउंड लेवल से, ठीक है। और जो दूसरा ये अप स्ट्रीम बोलते हैं, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर इसको H2 मानते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, पानी इधर भी है पानी इधर भी है, बस डिफरेंस क्या है तो दोनों की हाइट की, ठीक है। तो कुछ फोर्स यहाँ पे लगेगा इसके कारण, और ये तो इसका मिड पॉइंट पे, जब भी इसका बात करेंगे तो मिड पॉइंट पे इसका H बार आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट पे H बार आएगा, जो कि यहाँ से H1 बार इसको बोल सकते हैं और यहाँ से इसको बोल सकते हैं H2 बार, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे ये दोनों केस में ये मिड पॉइंट पे ही होगा। अब दूसरा क्या है कि H स्टार, तो मान लेते हैं कि ये इधर से F यहाँ पे लग रहा है और इधर से F यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये F2 है और ये F1 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस H1 स्टार होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस H2 स्टार होगी। अब क्वेश्चंस में हमारे इसी में से कोई कुछ डेटा होगा दिया हुआ होगा, कोई डेटा मिसिंग होगा और इसको अकॉर्डिंगली हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम F1 की बात करेंगे, F1 इक्वल टू तो रो जी ए H1 बार होगा, ठीक है। रो जी ए H1 बार F1 इक्वल टू, और इस H1 बार को हम फर्दर अगर लिखना चाहें तो रो जी ए इंटू H1 माइनस, अगर इसकी वैल्यू H मानते हैं, ठीक है, ये स्लूइस गेट की हाइट H मानते हैं, तो ये हमेशा H/2 होगा, या इसका जो CG होगा वो H/2 पे मतलब डिपेंड लाई करेगा, ये H/2 पे लाई करेगा। तो H1 बार इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस हटा दे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब ये पूरा डेप्थ माइनस ये डेप्थ निकाल दे तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ, यानी H1 बार इक्वल टू H माइनस H/2 होगा, सॉरी H1 माइनस H/2 होगा, ठीक है। F1 इक्वल टू, और अगर F2 की बात करें तो रो जी ए इंटू H2 बार होगा, ठीक है। H2 बार, इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं रो जी ए इंटू H2 माइनस H/2। सिमिलरली होगा जैसे इधर हमने समझाया था वैसे इधर भी होगा कि ये पूरे हाइट से, दैट इज़ H2 हाइट से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की हाइट H2 थी, तो ये पूरे हाइट H2 से हम ये हाफ हाइट निकाल दे दैट इज़ H/2 तो निकल जाएगा। तो H2 माइनस H/2 हमने कर दिया था H2 बार के लिए, ठीक है। ये H2 बार इक्वल टू इतना आएगा। तो यहाँ पे F1 और F2 दोनों आ गया। अब अगर कोई बोले कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू व्हाट, देन F1 माइनस F2 होगा, ठीक है। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे इसको घटाएंगे तो पता चलेगा क्या आएगा हमारा, तो रो जी ए इंटू H1 माइनस H2, मतलब ये H2 है और ये H1, तो H1 माइनस H2 की कौन सा ये डिफरेंस जो दोनों के वाटर लेवल का डिफरेंस हो गया, ये H1 माइनस H2 आएगा, ठीक है। और ये मतलब कि इसी डिफरेंस के कारण जो रिजल्टेंट प्रेशर लगेगा वो इसी डिफरेंस के कारण लगेगा, ठीक है। तो ये केस था हमारा स्लूइस गेट का। स्लूइस गेट यूज़ कहाँ होता है, तो डैम में पानी छोड़ने का काम जो होता है वो स्लूइस गेट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्लूइस गेट।
तीसरा जो कि आपको नहीं पढ़ना है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये जानना जरूरी है कि लॉक गेट क्या होता है। तो अगर जहाँ भी लॉक गेट की हम बात करेंगे, ठीक है, तो लॉक गेट को जस्ट आप कह सकते हो कि आपके घर में जो जैसे किसी के घर में भी दरवाज़ा जो होता है, ठीक है, दरवाज़ा जो होता है या फिर ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ये दो वॉल है और इनके बीच में दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है। ये दरवाज़ा क्या होता है, ऐसे हम खोलते हैं तो इसी तरह का मतलब ये यहाँ पे हिंज रहता है, ठीक है, दो हिंज रहेंगे यहाँ पे। और ये क्या होता है, पानी रोकने का ही काम होता है। तो इसको अगर बेसिकली देखेंगे तो नदी में यूज़ होता है ये, किसी कनाल में, नदी में नहीं, कनाल में, ठीक है। कनाल में क्या यूज़ होता है इसका, तो जैसे जनरली होता क्या है कि कहीं कहीं पे जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर का हाइट मतलब डिफरेंस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो उस वाटर के डिफरेंस पे से अगर यहाँ से कोई बोट फ्लो कर रहा है तो अगर ये डिफरेंस ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली बोट यहाँ नहीं आ सकता या फिर यहाँ से डायरेक्टली बोट यहाँ नहीं जा सकता। तो उस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लॉक गेट लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लॉक गेट लगा देते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों लॉक गेट, जैसे शिप यहाँ पे है, मान लेते हैं कोई शिप या जहाँ मतलब नाव जो भी हो वो यहाँ पे है, ठीक है। ये नाव यहाँ पे है और इसको जाना है यहाँ पे, जिसकी लेवल कुछ इस तरह से, तो डायरेक्टली जंप मार के तो जाएगा नहीं। तो अब क्या होगा कि दोनों का लेवल सेम होगा, ठीक है। तो दोनों का लेवल सेम करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों गेट को बंद कर देते हैं, ठीक है, दोनों गेट को बंद कर देते हैं। और यहाँ अंदर से कुछ मतलब पैसेज रहता है पानी छोड़ने का, ये अंदर से पानी छोड़ा जाता है। तो अब क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आ जाएगा, फिर इस गेट को खोल देंगे, ठीक है। इस गेट को खोलेंगे तो अब क्या है कि ये बोट डायरेक्टली यहाँ जा सकता है, फिर वापस से इस गेट को बंद कर देंगे, ठीक है। अब वापस से इस गेट को बंद कर देंगे और नाव को जाना यहाँ था, अब यहाँ से फिर एक पैसेज होता है और इसको यहाँ से ऐसे खोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि धीरे 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 लेवल घटते 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 इसके लेवल में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके बोट की पोजीशन अब जो होगी वो ऐसी होगी, बोट की पोजीशन ऐसे होगी, ठीक है। अब यहाँ से बोट डायरेक्टली यहाँ सेम हो गया, तो अब इस गेट को खोल दिया जाए, अगर इसको खोल दिया जाए तो यहाँ से डायरेक्टली बोट मतलब फ्लो करके यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉक गेट। लॉक गेट पे क्वेश्चंस आपको नहीं करने, इसलिए मैं लॉक गेट का जो मैथमेटिकल टर्म है वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट वन होता है टैंक, तो वो टैंक का केस हम लोग क्वेश्चंस में ही देख लेंगे, ठीक है। टैंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टैंक का क्या होता है कि एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है या यहाँ पे कितना टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, तो वो उस क्वेश्चन में ही हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे मतलब एग्जांपल हो गए, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। ये जो बेसिकली मतलब लॉक गेट जो होता है, ये लॉक गेट बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, तो हमारे पोर्ट्स पे यूज़ होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े जैसे पनामा नहर है या फिर सुएज नहर है, वहाँ पे क्या होता है कि समुंदर से झील में बोट को लाने के लिए, झील का लेवल समुंदर से ऊपर होता है, और तो वहाँ पे क्या होता है ना कि झील पे हमारे पोर्ट होते हैं, ठीक है। और समुंदर से फिर झील में लाने के लिए वापस उस जहाज़ को ऐसे ही किया जाता है, लेवल बढ़ाया जाता है, लेवल घटाया जाता है। उसी तरह से जैसे अगर मैंने बताया था कि इस केस में कि बोट यहाँ है तो ऐसे जा सकता है, लेकिन अगर यही बोट यहाँ होती तब क्या होता। तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कि यहाँ से खाली करा के यहाँ इस गेट को बंद रखते, यहाँ से पूरा पानी खाली करा देते, तो ये दोनों का लेवल सेम हो जाता, तो यहाँ से बोट यहाँ पे आ जाती, ठीक है। अब इसको बंद कर देते, फिर यहाँ से पानी छोड़ते, तो ये धीरे धीरे मतलब
पानी भरता जाता है इसमें, ठीक है। अब बोट का हमारा ऑटोमेटिकली हाइट इसके बराबर आ जाता, ठीक है। जैसे बोट अगर हमारा यहाँ पे है, बोट या शिप, जनरली ये शिप में होता है, ठीक है। तो ये शिप का ऑटोमेटिकली हाइट यहाँ हो जाएगा, तो फिर इस गेट को हम लोग खोल देंगे तो ये ऐसे आके झील में आ जाएगा जहाँ पे कि हमारा पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये मतलब जनरली बड़े बड़े कैनाल्स में होते हैं। तो ये लॉक गेट का एग्जाम्पल था। अब इसमें जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इसमें जो आपको क्वेश्चंस करने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो आपका सिलेबस क्या कहता है मैं डिस्कस करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल एंड इंक्लाइन फेसेस, तो वो तो मैंने करा दिया। उसके बाद वर्टिकल एंड इंक्लाइन फेसेस ऑफ डैम्स, स्लूइस गेट, साइड्स एंड बॉटम ऑफ वाटर टैंक्स। तो डैम के बारे में मैंने एक बताया था, स्लूइस गेट के बारे में मैंने बताया था, वाटर टैंक के बारे में मैंने डायरेक्टली बोला था कि क्वेश्चन में करा दूंगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन साइड्स एंड बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग 2 लिक्विड्स। तो टैंक में जब 2 लिक्विड का केस आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मतलब केसेस आपको ये क्वेश्चंस में हम सारे केसेस कराते जाएंगे। तो हर एक केस पे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी पोर्शन हमारा इतना ही था, ठीक है। अब इसके लिए कोई अलग से थ्योरी नहीं आता, तो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस बनेंगे। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपका है कि डैम्स पे, स्लूइस गेट पे और साइड्स एंड बॉटम ऑफ वाटर टैंक पे, ठीक है। जैसे वाटर टैंक ये है तो इसका बॉटम पार्ट ये है और साइड पार्ट ये है, तो साइड और बॉटम पे कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, ठीक है। सारे केसेस हम क्वेश्चन में कराते जाएंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन का, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ 1 मीटर विड्थ एंड 3 मीटर और डेप्थ। मीन्स कि B इज इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर एंड D इज इक्वल टू दे रखा है 3 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है तो उसका अपर एज है जो हॉरिजॉन्टल है, B की वैल्यू ये B है और ये D है, ठीक है। ये B है, ये D है। तो अब क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड 2 केसेस दे रखे। पहला कोइंसाइड्स विथ वाटर सरफेस, मतलब कि ये अगर वाटर सरफेस है तो इसका अपर एज हॉरिजॉन्टल और वाटर सरफेस से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो देखेंगे इसकी जो G होगी, पॉइंट G होगी, वो हमेशा D/2 पे होगी। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा D/2 होगा, ठीक है। और ये H बार इज इक्वल, H बार जो होता है यही डिस्टेंस होता है H बार, ठीक है। तो केस पहला केस देखते हैं कि पहले केस में क्या होगा कि पहला केस है कोइंसाइड विथ वाटर सरफेस। तो पहला केस में H बार इजकल टू कितना आएगा, तो H बार इजकल टू D/2, दैट इज इजकल टू 3/2 बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। अब F इजिकल टू क्या होगा, दैट इज टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो रो जी ए एच बार, ठीक है। ए कितना आएगा हमारा, तो एरिया यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं, एरिया इजिकल टू B इंटू डी, यानी 1 इंटू 3 इजिकल टू 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हो गया। तो रो की वैल्यू हमारी होगी वाटर की 1000, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू 9.81, इंटू ए की वैल्यू 3, इंटू एच बार की वैल्यू 1.5। इसको डायरेक्टली आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस ये एक फॉर्मूले पे आपको टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा 44145 न्यूटन, 44145 न्यूटन, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर भी फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हम लोग जानते हैं COPH स्टार, ठीक है। COPH स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, तो H बार प्लस IG डिवाइडेड बाई H बार, ठीक है, ये होता है। तो IG कितना होगा, तो IG इज इक्वल टू हम यहाँ निकाल लेते हैं, IG इज इक्वल टू BD/12 होता है,
ठीक है। तो बी डी क्यू बाई 12 हमारे रिक्टेंगुलर सेक्शन में जो आई जी होता है ये इस एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास करेगा उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो बी डी क्यू बाई 12 होता है। बी हमारा 1 है और डी की वैल्यू 3 है, तो 1 इंटू 3 का क्यू डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो इज इक्वल टू 27/12, ठीक है। अब इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हो, दैट इज इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.25 मीटर 4 आएगा, इज इक्वल टू 2.25 मीटर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि वैल्यूज पुट करेंगे, तो एच बार की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, दैट इज 1.5 प्लस 2.25 इंटू एरिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 3 और एच बार की वैल्यू 1.5। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 1.5 प्लस 0.5, 1.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2 मीटर। हमने क्या बताया था कि ये जी जो मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ये जो जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ, वो ये पॉइंट एच स्टार कहलाता है, और जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना के बराबर होगा, तो इस वैल्यू के बराबर होगा, ये आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार। तो आई जी डिवाइडेड बाई एच बार हमने कैलकुलेट किया तो कितना है 0.5, ठीक है। तो पहले से 1.5 जो था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज जी पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की एच बार ऑलरेडी हमारी थी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें एच बार में, तो हमारा निकल जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमने 1.5 में ये आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार को हमने कैलकुलेट किया और निकाल दिया, और ये 2 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो पहला केस में, दूसरा केस अब देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। पहला केस था ये, दूसरा केस क्या कह रहा है 2 मीटर बिलो द, तो मतलब ये पूरा फिगर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये dy2, ठीक है। ये जो वाटर होगा, ठीक है, ये जो वाटर लेवल था हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है हाइट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अपर एज व्हेन द अपर एज हॉरिजॉन्टल, व्हेन द अपर एज इज हॉरिजॉन्टल एंड 2 मीटर बिलो द सर्फेस, मतलब ये अपर एज जो हमारा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, तो 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो अब जो हमारा एच बार होगा, ये एच बार की वैल्यू होगी, ठीक है। और एच बार कितनी होगी, तो 2 मीटर प्लस ये 1.5 मीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक है। 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो अब हमारा नया एच बार जो सेकेंड केस में होगा, वो एच बार इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 1.5 मीटर इज इक्वल टू 4.5 मीटर, ये हमारा एच बार हो गया। तो अब अगर एफ निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, ठीक है। ए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो रो की वैल्यू 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू एच बार की वैल्यू 4.5, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, सॉरी 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर होता है, नॉट 4.5 मीटर, ठीक है। 3.5 2 प्लस 1.5 इजकल टू 3.5 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हम 3.5 मीटर पुट करें, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा 1,03,005 न्यूटन इक्वल टू 1,03,005 न्यूटन, इतना आएगा हमारा, ठीक है, टोटल प्रेशर। अब फिर अगर सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें तो सेंटर ऑफ प्रेशर में करना कुछ नहीं, वो जो पहले हमने किया था वही करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे COP इज इक्वल टू एच बार प्लस IG डिवाइडेड बाई एच बार, ठीक है। तो एच बार का वैल्यू कितना था 3.5 प्लस IG की वैल्यू, तो IG हमने ऑलरेडी निकाला था, IG इज इक्वल टू BD³ बाई 12 डिवाइड BD³, और ये आया था हमारा 2.25 मीटर 4,
2.25 मीटर 4 आया था। जब भी हम IG को, एक चीज़ शायद पिछले टर्म में मैंने मीटर 4 नहीं लिखा था, तो आप ध्यान देना यहाँ पे हमेशा IG का यूनिट हमेशा मीटर 4 में होता है, ठीक है। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हमेशा मीटर टू द पावर 4 होगा, ठीक है। तो वो आप लिखना मत भूलना, ठीक है। तो 3.5 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 3 और एच बार की वैल्यू 3.5 हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 3.5 प्लस ये वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे आएगा 0.214 मीटर, ठीक है, 0.214 मीटर। अब फर्दर इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 3.714 मीटर, 3.714 मीटर। तो दूसरे केस में ये जो वैल्यू आया था हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो आया था 0.214 मीटर। तो अब जो यहाँ पे F लग रहा है वो कितना पॉइंट पे लग रहा है, तो H स्टार इज इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3.714 मीटर पे ये आ गया। तो यही पूछ रहा था सिर्फ वैल्यू ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर, डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर पूछा था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन से ही मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको अचानक से ये नहीं लगे क्वेश्चन बहुत वास्ट था ऐसा। मतलब ये काफ़ी सिंपल कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद थोड़ा मतलब वो जो आपके सिलेबस में जो डिफरेंट केसेज हैं उन पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए मैं इतना ही, आज का क्लास यहीं पे रोकूंगा। हाँ, जाने से पहले ये जरूर कहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।